इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नीड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग द DBMS का डिटेल स्टडी करेंगे एंड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the integrity constraint. So before one can start to implement the database table, one must be define the integrity constraint. ठीक है। So before implementing the database table, we have to consider the integrity constraint first. ठीक है। So integrity means something like be a right and consistent. तो integrity जो है वो that is be right and कंसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूस मैनर में यहाँ पे डेटाबेस होना चाहिए। सो द डेटा इन डेटाबेस मस्ट बी राइट एंड इन गुड कंडीशन। सो इन शॉर्ट जो डेटाबेस हम मेंटेन करेंगे या सेव करेंगे, ठीक है, सो दैट डेटा विल बी अ राइट फॉर्म एंड इट इज़ इन गुड कंडीशन। सो देयर आर डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड द फॉरेन की इंटीग्रेशन कंस्ट्रेंट्स आर देयर। So we'll study one by one. So first we start with the domain integrity. Domain integrity means the definition of a valid set of values of the attributes. ठीक है। तो डोमेन इंटीग्रिटी में जो होंगे वो एक डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगे एट्रीब्यूट्स के, जिसमें डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं हम, लेंथ और साइज़ डेटा का डिफाइन करेंगे, नल वैल्यू जो है वो अलो है, ठीक है, एंड द वैल्यू इज़ यूनिक और नॉट। तो ये सारी जो चीज़ें रिगार्डिंग डेटा दैट कैन बी डिफाइन इन द डोमेन इंटीग्रिटी। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और द रेंज ऑफ वेरिएबल्स और द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन इंटीग्रिटी में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर रेंज वेरिएबल का वो डिफाइन कर सकते हैं। सम DBMS अलो यू टू डिफाइन द आउटपुट फॉर्मेट ऑल्सो or the input mask for the attributes. Second is the integrity constraint. So entity integrity constraint states that primary keys cannot be null. ठीक है। तो entity integrity constraint जो है इसमें जो प्राइमरी कीज़ हम असाइन करेंगे, ठीक है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में हम अलग अलग टेबल्स में रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई जो फील्ड है वो यहाँ पे डुप्लीकेट फॉर्म ना हो जाए टेबल में, ठीक है, तो इसके लिए हम प्राइमरी की फील्ड्स को असाइन करते हैं। सो दिस प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी अ नल। ठीक है। तो ये एम्प्टी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड। तो प्राइमरी की फील्ड में जो एक प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे पुटअप होना चाहिए। सो दिस इज़ बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रोज इन द टेबल। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी की जो है वो अलग अलग टेबल्स में यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है। इफ़ देयर वेर आर नल वैल्यूज इन द प्राइमरी कीज, सो इट विल मीन दैट वी कुड नॉट आइडेंटिफाई दोज रोज। तो अगर प्राइमरी की अगर यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम, ठीक है, तो इससे यहाँ पे जो है रोज़ में वी कैन नॉट फाइंड द और आइडेंटिफाई द डिफरेंट rows. So on other hand there will be a null values other than the primary key field. So null values means doesn't know the value for that field. तो null value means उस field के लिए जो value है वो एक तो empty है या it is unknown. So null value is different from zero value or the simply a space. Next type of integrity constraint is the referential integrity constraint. So the referential integrity constraint is specified between the two tables and it is used to maintain the consistency among the rows between the two tables. तो referential integrity constraint में दो tables में यहाँ पे relation होगा, ठीक है। So that is a reference point and इन्हीं दो tables में जो rows है, ठीक है, so that can be a related with the each other. So that is a referential integrity constraint. So there are some rules for this referential integrity constraint. So first is you cannot delete a record from primary table if matching record exists in the related table. ठीक है। तो जो प्राइमरी टेबल है, ठीक है, तो उसमें हम रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते अगर उसका कोई रिलेशन है अदर रिलेटेड टेबल में, ठीक है।
So that is the first rule. You cannot change the primary key value in the primary table if that record is related to the records. ठीक है, तो प्राइमरी की का जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते अगर सेम प्राइमरी की के लिए अगर कोई रिलेशन है अदर टेबल में, सी, ठीक है. सो दैट्स वाई द प्राइमरी की वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज. थर्ड, यू कैन नॉट एंटर द वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड इफ द रिलेटेड टेबल डजंट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की table. And the fourth rule is, however, you can enter the null value in the foreign key specifying that records are unrelated. So these are the main 4 rules for this relational integrity constraint. Next type of integrity constraint is the foreign key integrity constraint. So there are 2 foreign key integrity constraints are there: cascaded and updated related fields and cascaded deleted rows. So these constraints affect the referential integrity constraint. तो फॉरेन की इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स है एंड दूसरा कैस्केडेड डिलीट रिलेटेड रोज है. ठीक है, तो ये दोनों जो कंस्ट्रेंट है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है. सो फर्स्ट विल स्टडी द कैस्केडेड अपडेटेड related fields. So anytime you can change the primary key of the row in the primary table, the foreign key values are updated in the matching rows in the related table. ठीक है, तो जैसे ही हम प्राइमरी की जो रोज़ में हम असाइन करेंगे, ठीक है, तो प्राइमरी टेबल में अगर हम प्राइमरी की चेंज करते हैं तो उसका सेम इम्पैक्ट जो होगा वो फॉरेन की के वैल्यूज़ में भी होगा. ठीक है, जो भी प्राइमरी की के रिलेटेड फॉरेन की होगा, ठीक है, अनदर टेबल में, तो उसके रिलेटेड जो रोज़ की वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी. सो द कंस्ट्रेंट आर ओवर रूल्स टू इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. Second type of foreign key constraint is the cascaded deleted row. So in that, anytime you can delete the row in the primary table, the matching row are automatically deleted in the related table. ठीक है, तो प्राइमरी टेबल में अगर हम कोई भी रो को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो रो जो है वो एक रिकॉर्ड है. ठीक है, सो दैट कैन बी automatically deleted in the related table also. So this constraint overrules the one of referential integrity constraint. ओके, सो दैट विल एंड दिस टॉपिक ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स के जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है उसके एग्जांपल के साथ डिटेल स्टडी किया है. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का वो है 3 लेवल स्कीमेटिक और द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो इसमें हमें जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसका डिटेल स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर. सो इन दैट द फॉलोइंग आर द 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर. तो फर्स्ट जो लेवल है वो फिजिकल लेवल है डेटाबेस सिस्टम का. सेकंड जो लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल है. एंड थर्ड लेवल इज़ द एक्सटर्नल लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम. So this figure shows the 3 level architecture of database management system. So in that first level is the physical level, second जो level है वो conceptual level है, and third जो level है वो external level है. ठीक है, so that is the 3 level architecture of database management system. ठीक है, तो यहाँ पे first जो होगा database रहेगा जो कि centralized database है. ठीक है, and by using this physical level which is the internal schematic, it is connected to the conceptual level, that is conceptual schematic, that is external conceptual mapping is required, and then after that it is connected to the external level, that is to the end user by different viewpoints. So that is the 3 level architecture. It is the first level as a physical, second as a conceptual, and third is the external level. That's why it is called as the 3 level architecture of database management system. Then we'll see the description of this architecture in detail. So the above figure shows the architecture of database management system. So mapping is the process of transforming request response between the various database level of architecture. ठीक है, तो मैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म होता है इन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्म बिटवीन द वेरियस डेटाबेस लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर. तो अलग अलग डेटाबेस लेवल है आर्किटेक्चर के जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो होगा, ठीक है, तो उसको मैपिंग प्रोसेस से मैप किया जाएगा. सो मैपिंग इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल डेटाबेस बिकॉज इट टेक्स द मोर टाइम. तो मैपिंग जो है
वो स्मॉल डेटाबेस के लिए यहाँ पे इतना बेनिफिशियल नहीं है एज कम्पेयर टू द लार्ज डेटाबेस. सो इन एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग DBMA transforms the request on an external schematic against the conceptual schematic. Or in conceptual and internal mapping, it is necessary to transform the request from conceptual to the internal levels. Then we'll see the details of these different levels of this three-tier architecture of DBMS. First level is the physical level. So physical level describe the physical storage structure of data in database. ठीक है, तो जो भी डेटा हम डेटाबेस पे सेव करेंगे उसका जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, सो दैट इज़ बिलोंगिंग टू दिस फिजिकल लेवल. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए इंटरनल लेवल, तो जिसको हम यहाँ पे इंटरनल लेवल भी कह सकते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज दिस लेवल इज़ वेरी क्लोज टू द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा. ठीक है, तो फिजिकल लेवल जो है वो क्लोज होगा यहाँ पे फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा से. सो एट लोएस्ट लेवल इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स विद द फिजिकल एड्रेस ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, तो लोएस्ट लेवल पे जो डेटा स्टोर होगा वो डिजिटल डेटा होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इन द बिट्स फॉर्म, दैट इज़ इन द वंस एंड जीरोस फॉर्म विच इज़ अ बाइनरी नंबर with the physical address on the secondary storage device. So at the highest level it can be viewed in the form of files. तो हाईएस्ट लेवल पे ये जो डेटा होगा वो फाइल फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा या व्यू होगा. सेकंड टाइप ऑफ लेवल इज द कॉन्सेप्चुअल लेवल. सो फर्स्ट पॉइंट इन दैट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ होल डेटाबेस फॉर द ग्रुप ऑफ यूज़र. तो कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो टोटल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज़ अ थ्री टायर स्ट्रक्चर, वो एज अ होल डेटाबेस यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूज़र को यहाँ पे व्यू होगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंपली अ डेटा मॉडल. कॉन्सेप्चुअल स्कीमेटिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ द डेटाबेस. ठीक है, तो जो एंटायर कंटेंट जो होंगे डेटाबेस में, ठीक है, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉन्सेप्चुअल लेवल. सो दिस स्कीमेटिक्स contains all the information to build the database. Then third level is the external level. So external level is related to the data which can be viewed by the individual end user. ठीक है, तो individual end user को वो जो data form यहाँ पे view होगा, so that is a simply external view. So this level includes the number of user views or the external schematic. So this level is closest to the user. ठीक है, तो एक्सटर्नल लेवल जो है वो क्लोज होगा यूजर्स के. सो द एक्सटर्नल व्यू डिस्क्राइब्स द segment of database that is required for particular user group or hides the rest of the database from the user group. Then next concept is the data independence. If the database system is multi-layered, then it becomes difficult to make the any changes in the database system. ठीक है, तो अगर database system जो मल्टी-लेयर डेटाबेस सिस्टम अगर नहीं है, सो इन दैट केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द एनी चेंजेस इन द डेटाबेस सिस्टम. क्योंकि डेटाबेस सिस्टम जो है वो सिंगल लेयर भी आ सकता है या मल्टीपल लेयर्स भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो अगर मल्टीपल लेयर डेटाबेस सिस्टम नहीं है तो उसमें जो चेंजेस करना है वो डिफ़िकल्ट टास्क है. सो डेटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन इन मल्टी लेयर्स. दैट्स वाई डेटाबेस सिस्टम आर जनरली डिज़ाइन इन अ multiple layers. So database system normally contains a lot of data in addition to the user data. ठीक है, तो database system में user data के साथ साथ जो अलग अलग types के जो datas है that can be also stored. For example, it stores the data about the data known as a metadata to locate and retrieve the data easily. ठीक है, तो data के साथ साथ यहाँ पे metadata भी सेव होता है जो लोकेट करता है या डेटा को रीड करता है easily. So it is rather difficult to modify or update a set of metadata once it is stored in the database. ठीक है, तो एक बार अगर डेटा अगर स्टोर हो गया डेटाबेस में, so it is difficult to modify or update that metadata. But as the DBMS expand, it needs to change over the time to satisfy the requirements of user. ठीक है, तो आगे चल के डेटाबेस सिस्टम जो एक्सपांड हुआ है या जो रिसर्च DBMS सिस्टम में फॉर्म हुआ है, so according to that there is a change in the database according to the requirements from the user. If the entire data is
dependent, so it will become a tedious and highly complex job. So metadata itself follow a layer architecture. तो metadata जो है वो itself एक layer architecture है, so that when we change the data at the one layer it does not affect the data at the another layer. ठीक है, तो metadata जो है वो layered architecture में आता है. ठीक है, तो अगर एक लेयर में डेटा की अगर हम चेंज करते हैं, so there is no effect on the other levels of the database. So this database is independent. So here the physical data independence example is given, in that physical schematic and logical schematic has a relation, but the logical data is independent from the this physical data. So logical data independence means logical data is the data about the database that store the information about data is managed inside. तो जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, इसमें जो लॉजिकल डेटा यूज़ होता है जो कि डेटाबेस का एक पार्ट है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द हाउ द डेटा इज़ मैनेज इनसाइड. ठीक है, तो इनसाइड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा किस तरह से मैनेज होगा ये सब डिफाइन होगा यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में. फॉर एग्जांपल, a table relation is stored in the database and all the constraint related to that is applied to that relation. Second one is the physical data independence. So all the schematics are logical and actual the data is stored in the bit format on the disk. ठीक है, तो ऑल जितने भी स्कीमेटिक्स है वो सब लॉजिकल है एंड एक्चुअल डेटा जो स्टोर होता है डेटाबेस में वो हमने देखा है कि वो बीट फॉर्म में होता है at the lowest level, means at the physical level. So physical data independence is the power to change the physical data without impacting the schematic or logical data. For example, in case we want to change or upgrade the storage system itself, suppose we want to replace the hard disk with SSD, so it should not have to impact on the logical data or schematic. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देना, अगर हमें स्टोरेज सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है, या सिंपली हार्ड डिस्क को चेंज करना है विथ SSD. ठीक है, तो जो यहाँ पे लॉजिकल डेटा है और स्कीमेटिक है तो उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. सो दैट विल एंड दिस थर्ड यूनिट ए पार्ट, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ DBMS. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो पार्ट भी दैट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट, तो उसका हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू.